काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क के अंदर पुरतशद्दद इलेक्शन का इनकाद। उसके अलावा हम बात करेंगे कि लूली लंगड़ी जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है उसका स्टेटस, और तीसरी जो हम बात करेंगे वो है अवामी तौक़ुआत। और एंड शो के एंड के ऊपर हम इंशाल्लाह इस चीज़ का बेहतर हल पेश करने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों से कैसे बेहतरी निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरतशद्दद इलेक्शन की कि इसकी वजूहात क्या हैं। आखिर आप किसी भी चीज़ की कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं, जो वाक़यात रूनमा होते हैं। तो पुरतशद्दद इलेक्शन की क्या वजूहात है? तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 213 के अंदर वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोल डिटरमन किया गया है, जिसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि ओनली जो ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दे हैव टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके लिए उनको तमाम अदारे पाकिस्तान के इस बात के पाबंद हैं कि पूरे का पूरा तावन मुहैया करें, और इस तरह एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तरतीब दिया गया है आईने पाकिस्तान के अंदर। अब अगली मरहले के ऊपर चीज़ आती है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका क्या रोल है। आपने देखा कि अदारे जो हैं वो डेफिनेट इंसानों से ही चलते हैं, और अदारों के जो सरबराह हैं वो अगर बेहतर सरबराह होगा तो उतना ही अदारा बेहतर तरीके से चलेगा। अगर अदारे का सरबराह पूरा फेयरली उसको नहीं चलाएगा तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। अगर अदारे का सरबराह उसको अच्छे तरीके से चलाएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और अदारे की भी नेकनामी में इजाफा होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो फेयर हो और वो तमाम अख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करें तो फिर हम अगले मरहले के ऊपर देखेंगे कि क्या पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो उसे सपोर्ट करता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके कि ना करवा सके। अब देखते हैं हम कि बुनियादी तौर पे जो पहले ही जो बुनियादी चीज़ें हैं, शराइत रखी गई हैं, इलेक्शन लॉज जो इवन पार्लियामेंट ने बनाए हैं, उनमें भी अगर देखें तो बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो सिर्फ मफरूज़ा बन के रह गए। सबसे पहले आपने देखें अगर तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खर्चे की एक हद मुकर्रर की गई है जो कि 15 लाख रुपया रखा गया है कि एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। इवन होल्डिंग्स का साइज तक डिटरमन किया गया है कि किस साइज की होल्डिंग्स लगाई जाएंगी, किस साइज का स्टिकर होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन आज तक किसी इलेक्शन के अंदर इसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सका। आज तक किसी उम्मीदवार को जो आप देखें चंद ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने तौर के ऊपर इसके ऊपर कंट्रोल करते हों या वो वसाइल कम खर्च करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कभी इंश्योर नहीं कर सका कि 15 लाख के अंदर अंदर MNA का कोई उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करे और उसी अखराजात से तजावज़ ना करें। अगली जो चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कि उस दौरान हुकूमतों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि वो किसी किस्म का कोई तबादला ना करें और जो हुकूमती वसाइल हैं उनको इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल ना करें। तो आपने देखा कि ऐसा भी बहुत कम होता है, गो के तबादलों की हद तक सम टाइम इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स नोटिस ले लेती हैं, लेकिन हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने की जो बात है आज तक इस चीज़ को नहीं रोका जा सका। और जो भी हुकूमत होती है मासवा इसके कि वो निगरान हुकूमत हो और बिल्कुल गैर जानबदार हो, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं, तो चांस होता है, लेकिन अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन है ख़ास तौर के ऊपर तो उसमें हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं रहा। आज तक भी इसके ऊपर अमल नहीं हो सका। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है कि हलकों के अंदर आप देखते हैं तरक्याती काम। अब तरक्याती काम का ऐसा लालच है जो आपने देखा यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि एक बारिश होने से सारा शहर डूब जाता है या सारा गांव डूब जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लोग एक सस्ती कीमत के ऊपर कि उनके घर से पानी सामने से हट जाए या उनका जो गली मोहल्ला है उसके अंदर कोई सहूलत दे दी जाए, इसके ऊपर भी वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो हुकूमतें होती हैं हुकूमत वक्त, वो इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ का लालच दे करके या वहाँ प्रोजेक्ट्स शुरू करके भी वोटों को ख़रीदने की कोशिश करती।
उसके अलावा इसके बेशुमार तरीके हैं जिनसे वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, बड़ी बड़ी ग्रांटें अनाउंस की जाती हैं, बड़े बड़े ऐलानात यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के और भी बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं। समटाइम तो हमने अपने मुशाहदे में देखा कि जहाँ कहीं बिजली नहीं होती दूर दराज के एरिया में, वहाँ उनके बिजली के पोल फेंके जाते हैं, लेकिन बाद के अंदर वो भी उठा लिए जाते हैं अगर उम्मीदवार नहीं जीता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इलेक्शन से बहुत पहले ही धांधली शुरू हो जाती है। अब जब धांधली शुरू हो जाती है तो अनफेयरनेस की ये जो मिसाल है, ये उस तशद्दुद को जन्म देने की पहली वजह बनती है। जहाँ फेयर प्ले ग्राउंड नहीं मिलता तो लोग तशद्दुद की तरफ अपना रुझान लेकर के जाते हैं। दूसरे एंड के ऊपर अगर आप आते हैं तो इलेक्शन डे के ऊपर आएंगे, तो इलेक्शन डे का यहाँ जो माहौल है, आपने देखा कि वहाँ जो हमारे एजेंट्स हैं उनकी बुनियादी सियासी तरबियत नहीं होती। वो किसी भी तरह से अपने वोट बढ़ाने के लिए तमाम वो कोशिशें भी करते हैं जो बिल्कुल कानून इजाज़त नहीं देता, अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। इवन वोटर्स को हरासा तक किया जाता है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, इवन खुद उनकी स्टैंप लगाने की कोशिश की जाती है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो दूसरी पार्टी का जो मुखालफ उम्मीदवार का एजेंट होता है वो उसके ऊपर एक रिएक्शन देता है। वो रिएक्शन जो है वो एक लड़ाई झगड़े की बुनियाद बनती है और बात बहुत आगे तक समटाइम चली जाती है, जिसके अंदर बहुत कीमती जानों का ज़िया भी हमने होते देखा और हर इलेक्शन में तकरीबन होता है। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं काउंटिंग के मराहल के अंदर, तो काउंटिंग के मराहल के अंदर भी जो मोहर लगने का प्रोसेस होता है या टिक करने का प्रोसेस होता है, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी मोहर इधर उधर हो तो दोनों जो वहाँ एजेंट होते हैं समटाइम उनका डिसएग्री कर जाना या एक बात पे मुतफिक ना होना भी तशद्दुद की वजह बनता है। या थर्डली समटाइम ऐसा होता है कि जो वहाँ अमला तैनात होता है वो फेयर रोल अदा नहीं करता और किसी एक पार्टी या उम्मीदवार के एजेंटों को अंदर दाखिल नहीं होने देता, उससे भी तशद्दुद जन्म लेता है। यानी जहाँ कहीं भी आप किसी भी एक मिसाल को पकड़ लें जितनी मैंने दी, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी अनफेयरनेस आएगी तो तशद्दुद का रास्ता खुलेगा और कीमती जानों का ज़िया होगा। तो उसके लिए इसको रोकने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अपना फेयर रोल अदा करे, फेयर लोगों को लगाए, तो फिर इसकी बेहतर उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई, हर इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। जिन लोगों को तैनात करना है या कुछ भी करना है, आखिर वो हम में से ही होते हैं, वो किसी ना किसी की तरफ उनका इन्फ्लुएंस होता ही है। तो इसका एक बेहतर हल है। जो बेहतर हल ये है, बतौर वकील मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि हमारी तमाम बार काउंसिल्स के जो इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होते हैं, जिसके अंदर हम खुद जाते हैं, जा कर के अपना थंब इम्प्रेशन मशीन के ऊपर रखते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी शो करती है नादरा के तावन से। करने के बाद हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुल जाती हैं कैंडिडेट्स की, सिंगल एक उसके ऊपर टच के ज़रिए हमारा वोट कास्ट हो जाता है। और आप यकीन करें कि सारा दिन जो इलेक्शन का टाइम है ख़त्म होने के आधा घंटा या घंटे के बाद रिजल्ट सबका सामने आता है। और सिर्फ ये नहीं कि वो मशीन के ऊपर ही होता है, मशीन एक डुप्लीकेट कॉपी भी पेपर की शक्ल में निकालती है, जिसमें जो वोट डालने वाला है वो उसका डला हुआ वोट की एक उसको रसीद मिलती है कि उसने किस किस उम्मीदवार को वोट डाला है। अगर कोई डिस्प्यूट का मामला हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो पेपर के ऊपर भी उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है और मशीन के अंदर भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब इसके अंदर ये है कि जहाँ जो ह्यूमंस का या इंसानों का अमल दखल आप कम करेंगे और मशीनरी का अमल दखल को कि वो इंसान ने ही अपनी अकल से बनाई होती है, टेक्नोलॉजी का लेकर के आएंगे अमल दखल, तो वहाँ लैप्सेस कम होंगे और वहाँ धांधली का खदशा कम होगा। तो बेहतरीन जो तरीकाकार है वो आज नहीं तो कल सबको इसी के ऊपर आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ही इस सारे प्रोसेस से और इन चीज़ों से निजात हासिल की जा सकती है। और कैंडिडेट्स को भी एक डिबेट का माहौल चैनल्स के ऊपर दिया जाना चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए ताकि ग्राउंड के अंदर जो बेपनाह अखराजात इलेक्शन के ऊपर होते हैं उससे भी बचा जा सके।
अगली जो चीज़ जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो सेकंड पोर्शन है, वो बात है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत। लूली लंगड़ी जमहूरियत इसको इसलिए कहा जाता है कि आप ज़रा माजी को देखें और आज तक देखें तो किसी एक वज़ीर आज़म ने भी मुद्दत पूरी नहीं की या उसे पूरी नहीं करने दी गई। उसी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके या उनके अपने अमाल, जो भी आप उसको नाम दे लें, उसकी वजह से वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कोई बंदा भी आज तक कर सका। ये हमने देखा अलबत्ता कुछ सालों में जो हौसला अफजा बात है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करना शुरू हो गई हैं, लेकिन काश इस मुल्क के अंदर वज़राए आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी करें और वो अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उसको भरपूर तरीके से अदा करें। तो ये भी आज तक नहीं हो सका, इसलिए इसे लूली लंगड़ी जमहूरियत कहा जा सकता है उस वक्त तक जब तक ना सिर्फ असम्बली बल्कि कोई जो भी वज़ीर आज़म हो वो भी अपनी मुद्दत पूरी करे। अब तीसरा जो हमारा मरहला है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है अवामी तौक़ुआत। अब अवामी तौक़ुआत देखें हमेशा हाई होती हैं, अवाम को हमेशा पुरउम्मीद ही रहना चाहिए। आज भी हम पुरउम्मीद हैं कि उनकी तौक़ुआत ये हैं कि एक खुशहाल फलाही रियासत का क़याम हो जिसके अंदर तमाम बुनियादी हकूक़ जो आईन पाकिस्तान के अंदर दिए गए हैं वो उनको हासिल हो। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जिनके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और तमाम दूसरी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनको ईज़िली मैसर हो। कोई मुल्क के अंदर नादार गरीब हो तो रियासत उसको रेस्क्यू करने के लिए आए और महंगाई का बेजा बोझ ना हो, ईज़ी लाइफ हो। तो ऐसी तौक़ुआत रखना बिल्कुल जायज़ है और ये सब मुमकिन है। आपने देखा एक पिछली वीडियो में हमने हवाला दिया था कि हमसे बाद में आज़ाद होने वाले जो ममालिक हैं वो बहुत तरक्की कर गए, वहाँ ये मसाइल नहीं हैं, वहाँ ये अंधेरे नहीं हैं, वहाँ ये मायूसी नहीं है, वहाँ ये बेरोज़गारी के मसाइल कम हैं कंपैरेटिवली। तो हम ऐसा क्यों नहीं हासिल कर सकते? हमें भी डेफिनेट ये हासिल करने का हक है। ये हैं अवामी तौक़ुआत। आखिर के अंदर जो समझ में आता है इसका हल वो हम देने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद के रवैयों के लिए ख़त्म करने के लिए एक बर्दाश्त का एलिमेंट भी कायम करना होगा, फेयरनेस का एलिमेंट कायम करना होगा, इंसाफ का एलिमेंट कायम करना होगा, जुल्म और ज़्यादती के निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। तब जा कर के मुल्क के अंदर तशद्दुद का खात्मा होगा और ख़ास तौर पर इलेक्शन के अंदर फेयरनेस को लाना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़्यादा बेहतर करना होगा जिससे कम से कम धांधली का चांस हो। तो उससे हम सोच सकते हैं कि हर कोई अपना अपना रोल अदा करेगा और अपना वोट ईमानदारी से अपने ज़मीर के मुताबिक देगा, क्योंकि इस बात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वोट की ताकत है वही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप एक खामोश इनकलाब ला सकते हैं, जिसके ज़रिए आप पीसफुल इनकलाब ला सकते हैं, जिसके ज़रिए खून बहाए बगैर आप तब्दीली ला सकते हैं। तो उसका ही रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है, तो हमें उसकी तरफ ही बढ़ना होगा और फेयर इलेक्शन के ज़रिए ही सारा मुमकिन है। अगली जो एक और बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि हम सबको भी अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लानी होगी और किसी भी उम्मीदवार के लिए, सियासतदान के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। आपने कोई आपके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने बाद में आएगा। सबसे पहले आप खुद ज़िम्मेदार हैं अपने अमाल के, अपनी जान को आपने ख़तरे में नहीं डालना किसी के लिए। आपने तशद्दुद का रास्ता किसी के लिए इख्तियार नहीं करना। आपने देखा बहुत सारे उम्मीदवार तो किसी का बाद में पूछने भी नहीं आते। तो बेहतर ये है कि आप बैलेंस रवैये को अडॉप्ट करें और पुरतशद्दुद रवैयों से अपने आप को दूर रखें और पुरअमन तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हिस्सा लें और बर्दाश्त की पॉलिसी को मद्देनज़र रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की मालूमाती वीडियो से मैं हमारे दोस्तों को, आप सबको, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको फ़ायदा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी जो मेरा यूट्यूब चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू उसको सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।